अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस अमल। नाजरीन, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ पर एक नज़र डालते हैं। लड्डू बेचने वाला नाबीना शख्स के नाम जाली अकाउंट 2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। असगर खान अमलदार मत केस बंद करने की सिफारिश, कौम का वक्त और पैसा बर्बाद। गैर कानूनी शिकार की बढ़ती शरह, सज़ा और जुर्माना बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान 4 से 5 गैर मुल्की खुफिया एजेंसियां मुतहर्रिक। नौशहरा 9 साला बच्ची ज्यादती केस और बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते वाक़यात। अफगान तालिबान का काबुल मुज़ाकरात पेशकश मुस्तरद, रियाद में मुज़ाकरात का ऐलान। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, हंगामे और इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात। ईरान में आज़ाद यूनिवर्सिटी बस हादसे के बाद फूट पड़ गए हंगामे, सूरत हाल कशीदा। भारतीय रियासत आसाम का अनोखा बाजार, जहां चूहे होते हैं मुर्गी से महंगे, दामों फरोख्त। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी पे हम बात करते हैं। कराची में, जैसे कि हम सबके इल्म में है और पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है कि पिछले एक अरसे से अजीब अजीब इंकशाफात हो रहे हैं, जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं। कहीं पे रिक्शे वाले का जाली अकाउंट निकल रहा है, कहीं पे ठेले वाले का जाली अकाउंट निकल रहा है, कहीं पे जो आम मजदूर तबका है उनके जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं, मोची के जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं, फालूदा वाले के जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं। अभी नया एक अकाउंट निकला है, ये लड्डू वाले का अकाउंट है। पहले कभी हमारे यहाँ मशहूर हुआ था चाय वाला, उसकी अच्छी वो थी, वो किसी अच्छे काम से मशहूर हुआ था, चाय बेच रहा था लेकिन यहाँ पे कुछ और मामला थे। अभी जाली अकाउंट निकला है कराची में लड्डू वाले का। ये लड्डू बेचने वाला था, नाबीना शख्स था, इसका जाली अकाउंट निकला है। इसके जाली अकाउंट पे 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इनका नाम लियाकत है और ये नाबीना है। इनके पास जब आए तफ्तीश वाले इदारे, तफ्तीश करने वाले इदारे, ये बेचारा परेशान हुआ और इनको नहीं पता था जो अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए मेहनत कर रहा था, बाज़ार में आता है, मेहनत कर रहा है, उसके नाम पे अकाउंट बना है और उस अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। और इसी तरह इस जो लियाकत है, इनका नाम 4 जून 2013 को इनके नाम पे कंपनी भी बनाई गई है। उस कंपनी इसके नाम पे रजिस्टर्ड की गई है, इसके डॉक्यूमेंट्स इसके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर। ये हमारी कौम का अलमिया है कि जाली अकाउंट्स निकल रहे हैं। हमारी कौम का कौमी ख़जाना, हमारे मुल्क की दौलत, हमारे मुल्क का जो पैसा है, वो किस तरह हमारे सियासतदानों ने, हमारे जो एलीट क्लास है और हमारे जो जागीरदार तबका है, हमारे जो ऊपर मुसल्लत थे, उन्होंने किस तरह कौम का पैसा लूटा। ये जहाँ पे रोने की बात है, जहाँ पे ये इस पे दिल दुखता है, वहीं पे ऐसे मज़ाक़खेज़ वाक़यात पे हंसी भी आ जाती है। ऐसे वाक़यात पे जो है कहकहे फूटते हैं कि किस तरह बेचारा एक आदमी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, 2 टाइम का खाने के पैसा नहीं, वो जिस दिन मजदूरी नहीं करता है उस दिन उसका घर का चूल्हा नहीं जलता है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके नाम पे ट्रांजैक्शन हुई है 2.5 करोड़ रुपए की कराची में। लियाकत इनका नाम है और इनके नाम पे कंपनी बनी है और उस कंपनी से इनके नाम पे वहाँ पे और शख्स, ये बेचारा, जब इनको आप देखेंगे वीडियो, जो फुटेज आप देख रहे हैं, नाबीना शख्स है, इसको नज़र नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन इनके नाम पे इस कौम के लुटेरों ने, इस कौम के डाकुओं ने, इस कौम के रहज़नों ने डाका डाला, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके, ऐसे लोगों के नाम इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान के पैसे को लूटा, पाकिस्तान के कौम के ख़जाने को लूटा और बैरून मुल्क मुंतकिल किया। बात यह कि जाली अकाउंट्स केस की वजह से इस वक्त मुल्क में सारे लोग इस तरफ देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि इस केस का फ़ैसला क्या होगा। बुनियादी तौर पे 172 लोगों को ECL में डाला है, उनका नाम, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन यही लोग सोचने का मकाम है जिनके नाम ECL में डाले गए, जो हमारे कौम के निचले तबका, मजदूर तबके के नामों पे, गरीब तबके के नामों पे जाली अकाउंट्स बना के काला धन जो है वो मुल्क से बाहर बेचते रहे, अपने कारोबार करते रहे, बिजनेस करते रहे, गरीबों के नाम पे, इनके नाम को इस्तेमाल करके, इनकी शिनाख्त को इस्तेमाल करके, इनके शिनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके। अब देखना यह है कि हमारी कौम में कितना शऊर है, इन डाकुओं, इन लुटेरों के साथ खड़ी होती है या कौम एहतसाब के साथ खड़ी होती है। याद रखें, इन लोगों ने ही हमारा चैन लूटा है, इन लोगों ने ही हमारे कौमी ख़जाने को लूटा है, इन लोगों ने हमारा सुकून लूटा है। एक नाबीना शख्स जिसको नज़र कुछ नहीं आता है, जो अपने
होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ऐसे अफराद के लिए खुसूसी कोई पैकेज देती है, ऐसे अफराद को घरों में रख के इनके बच्चों की देखभाल करती, उनकी तालीम का इंतज़ाम करती। लेकिन बुज़ुर्ग आदमी है, नाबीना है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो मार्केट में आते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इस तरह ऐसे आदमी को भी नहीं बख्शा। मोची जो दिन भर लोगों के जूते पॉलिश करके कमाते हैं, उसके नाम पे अकाउंट्स बनाए गए। इतना घनावना धंधा, इतना घनावना काम, इतना बड़ा मुजरिमाना फेल। और अभी यही लोग हैं जिनके ऊपर जब एहतसाब की बात आ रही है, जिनके ऊपर एहतसाब करने का वक्त आ पहुंचा है, जिनका यौम हिसाब आया है, तो ये थ्रेट कर रहे हैं, हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं, इदारों को थ्रेट कर रहे हैं, नेब को थ्रेट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर हाथ डाला गया तो हम सिंध कार्ड खेलेंगे, अगर हमारे ऊपर हाथ डाला गया, हम में से किसी को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क के हालात ख़राब होंगे, हमारे ऊपर अगर हाथ डाला गया तो मुल्क में बदअमनी होगी, हमारे ऊपर हाथ डाला गया तो अवाम हमारे साथ खड़ी होगी। अब अवाम को सोचना है, अवाम ने फैसला करना है कि आपने ऐसे लुटेरों के साथ, ऐसे डाकुओं के साथ, ऐसे चोरों के साथ खड़ा होना है या एहतसाब के साथ खड़ा होना है। और याद रखें, जो कौम खुद को तब्दील करना नहीं चाहती है, जो कौम खुद को बदलना नहीं जानती है, अल्लाह ताला भी उस कौम को नहीं बदलता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला का कानून कुदरत है, ये कानून फितरत है। जब तक कोई कौम खुद को तब्दील नहीं करती है, खुद को बदलने का इरादा नहीं करती है, इन लोगों से जान छुड़ाने का इरादा नहीं करती है, उस वक़्त तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर मैं और आपने आज अपनी हालत बदलने का इरादा किया है तो हमें इस जुर्म के ख़िलाफ़, इस घिनौने काम के ख़िलाफ़ कि मेरे और आपके नाम से जहाँ ये लूट मचाई हुई है इन्होंने, जहाँ ये लूट रहे मुल्क को, वहीं मेरे और आपके नाम को इस्तेमाल करके इनके बच्चे अयाशी कर रहे हैं, उनके कुत्ते अयाशी कर रहे हैं, इनके घोड़े मुरब्बू में पल रहे हैं, और इनके जो है बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ पे डांस क्लब चल रहे हैं, डांस पार्टियाँ चल रही हैं, वहाँ पे शराबें कबाबें और शबाब चल रहा है, वहाँ छनकार होती है, जनकार होती है, ये सब कुछ वहाँ हो रहा है मेरे और आपके नाम पे, मेरे और आपका नाम इस्तेमाल करके, मेरे और आपके हिस्से से। सो अगर आप आज खड़े नहीं हो गए इनके खिलाफ तो याद रखें ये धंधा चलता रहेगा। ये जो 70 साल से हमारे ऊपर एक इस्तेहसाली निज़ाम मुसल्लत है, ये चलता रहेगा। सो ज़रूरी है कि ये एक वाक़या नहीं है कि एक नाबीना शख्स के नाम पे अकाउंट बना के उसको इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये हमारे पूरे कौम के चेहरे पे थप्पड़ है, ये हमारे कौम के चेहरे पे तमांचा है कि हम कैसे लोगों को आज तक बर्दाश्त करते आए। इनको तब्दील करने का वक्त आ चुका है, इनको जेलों के अंदर धकेलने का, और कौम का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाने का वक्त आ चुका हुआ है। लियाकत सिर्फ एक नाम है, एक इस्तियारा है। यहाँ इस मुल्क में बहुत सारे लियाकत ऐसे हैं, इस मुल्क में बहुत सारे नाम ऐसे हैं, हर घर में ऐसे फ़र्द मौजूद हैं जिनके नाम पे ये आशिया कर रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी कि जिस मुल्क में अमीर अमीर तर हो, गरीब गरीब तर हो, जिस मुल्क में एलीट क्लास और निचली क्लास हो, जिस मुल्क में दो तबकाती निज़ाम हो, याद रखे वहाँ का अमीर गरीब का पैसा खा के, वहाँ का अमीर गरीब के हिस्से से पल रहा होता है, वहाँ का अमीर गरीब के हिस्से से अयाशी कर रहा होता है। सो एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्टोरी हमारी असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की FIA ने सिफारिश की है, और कौम का पैसा, कौम का वक्त बर्बाद हुआ। असगर खान केस बुनियादी तौर पर है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। असगर खान केस जो है वो शुरू होता है 1990 से। 90 की दहाई में इस्लामी इत्तेहाद एक तश्कील पाता है सियासी जमातों का, और वहाँ पे सियासी जमातें पैसे लेकर, अलमिया है इस मुल्क का कि पैसे के बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती है, लूट मार के बगैर, बदइनवानी के बगैर, करप्शन के बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती है। तो 90 की दहाई में हमारे सियासी जमातों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने पैसे खा के, पैसे लेकर इलेक्शन में इंतहाई बड़ी धांधली की थी। उस पे बाद में असगर खान जो थे, एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह यहाँ पे पैसे खाए, सियासतदानों ने बदइनवानी किए। ये 25 साल तक ये सारी कहानी चलती रही, और अब जाके FIA कह रहा है कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास शवाहिद नहीं है, सो इस केस को बंद किया जाए। FIA ने सिफारिश की है इस केस को, असगर खान केस को बंद करने की। अब इस केस में ये है कि रिलीफ मिला है नवाज शरीफ को, इस केस में रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ को, इस केस में रिलीफ मिला है उन सारे लोगों को, उन सारे पॉलिटिशियंस को, उन सारे सियासतदानों को जिन्होंने असगर खान केस जिन पे बना था,
बदइनवानी की थी और उन्होंने पैसे लेके इलेक्शन में धांधली की थी और इस मुल्क के सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की थी, इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि 2012 में इस केस का एक फ़ैसला आ गया था और उसमें 141 सफ़ात पर मुश्तमिल इस केस का फ़ैसला था असगर खान के। और उस फैसले में जो है ब्रिगेडियर रिटायर हामिद सईद की डायरी भी शामिल की गई थी। हामिद सईद की डायरी में उन सारे सियासतदानों के नाम थे जिन्होंने पैसे लिए थे, उन सारे सियासतदानों के नाम थे जिन्होंने रुकुम लेकर धांधली की थी, उन सारे सियासतदानों के नाम थे जो अभी बड़े बड़े मनासिब पे बड़े बड़े नाम में उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, उनके पीछे लोग खुदसूजी करते हैं, उनको लीडर तस्लीम करते हैं। उन सारों के नाम इस ब्रिगेडियर साहब की डायरी में मौजूद थे जिन्होंने पैसे लेकर धांधली की थी, जिन्होंने पैसे लेकर इलेक्शन में जोड़ तोड़ की थी, जिन्होंने पैसे लेकर कौम के इस इलेक्शन के प्रोसेस को परागंदा किया था, इस इलेक्शन के इस सिस्टम को, कौम के उस एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। असगर खान केस में ये सारी चीज़ें शामिल थी, लेकिन बदकिस्मती से 25 साल के बाद आज जाके FIA के राय शवाहिद मुकम्मल नहीं है, गवाहों के बयानात में तजादात है, इस केस को बंद किया जाए। ये हमारी कौम का, हमारे इदारों का और हमारे इंसाफ का अलमिया है कि हम इतने अरसे तक हमारा वक्त ज़ाया हो गया, इतने अरसे तक हमारा टाइम ज़ाया हो गया, इतने अरसे तक इस कौम का पैसा ज़ाया हो गया और उसके बाद जाके अब ये फैसला सिफारिश की जा रही है कि इस केस का बाप को बंद किया जाए। इस केस में कुछ नहीं रखा है, इस केस में जो है गवाहों के बयानात में तजाद है और उस वक्त की जो बैंक थे 25 साल पहले वो सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। तो अलमिया है ये इस कौम का, ये भी करप्शन की एक सूरत है जो हमारे सामने खुल के आ रही है। अगले बढ़ते हैं, तीसरी स्टोरी हमारे पास गैर कानूनी शिकार की बढ़ती शरह है। आपको ये बताते चलो कि पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे जानवर, नायाब जानवर बड़ी तादाद में पाए जाते थे और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता था जहाँ पे परिंदों की अच्छी किस्म, नायाब किस्में परिंदों की पाई जाती थी। आपके मुल्क में आपका जो कौमी जानवर है मारखोर, वो दुनिया का नायाब तरीन जानवर समझा जाता है। आपके मुल्क में था, आपके शुमाली इलाके जाट में था, आपके बलूचिस्तान में था और इसी तरह आपके मुल्क में अच्छी नस्ल की जो हिरन वो भी आपके मुल्क में पाई जाती थी, तिलोर आपके मुल्क में पाई जाती थी। इसी तरह बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जंगली जानवर हयात आपके मुल्क में पाए जाते थे। बदकिस्मती से अभी रिपोर्टें ऐसी आ रही है कि आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में वो जानवर जो थे मारखोर था, अच्छा इसी तरह परिंदे थे जो एक तो हमारे मुल्क में पहले से मौजूद थे, दूसरे जो सर्दियों में या गर्मियों में हिजरत करके कश्मीर की तरफ से आते थे हमारी तरफ या साइबेरिया से नकल मकानी करके हमारे यहाँ आते थे, उन जानवरों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के वो शिकार है, गैर कानूनी शिकार किया जाता है, उन जानवरों को मारा जाता है। कहीं पे गैर कानूनी शिकार मुकामी शिकारी कर रहे हैं, कहीं बाहर से जो है लाके शिकार करवाया जाता है और बेदरेग शिकार करने की वजह से हमारे यहाँ जो नायाब नस्लें थी हिरन की, मारखोर की और इसी तरह तिलोर की, वो ख़त्म हो रही है। वो अभी रिपोर्टें ऐसी आ रही है कि जो परिंदे हमारी तरफ आए थे, हमारे मुल्क में मेहमान परिंदे थे, उनका कत्ल आम हुआ, उनको भी नहीं बख्शा गया, वो हमारे मुल्क से हिजरतें कर रहे हैं। हमारे जो महकमा है, इस तरह वाइल्ड लाइफ का महकमा है, उन्होंने पंजाब जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एक समरी जमा कराई है, उसमें उन्होंने ये सिफारिश की है कि इसके शिकार पे, जो गैर कानूनी शिकार है और ममनुआ इलाकों में शिकार है, वहाँ पे पाबंदी लगाई जाए और साथ में जो अगर शिकार करते हैं उस पर भारी जुर्माने लगाए जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो शिकार करने वाले वो सिफारिशी बुनियादों पे शिकार करते हैं, वो किसी मिनिस्टर के, किसी MPA के, किसी MNA के या किसी वहाँ के DC के, SHO के निचली लेवल तक भी उनके ताल्लुकात होते हैं, उनकी सिफारिशें होती है और उनकी सिफारिशों की वजह से, उनके ताल्लुकात की वजह से और उनके जो है रुश्वतखोरी की वजह से हमारे यहाँ जो नायाब जानवर हैं, नायाब परिंदे हैं, मारखोर है, इस तरह के ये बिल्कुल नायाब होते जा रहे हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार है और ख़त्म होने के करीब है। बाज़ जगहों पे मारखोर के हवाले से जो हमारा कौमी जानवर है जिसको हम सब जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और साथ में दूसरी जो मुश्किलात है, वाइल्ड लाइफ हमारा जो महकमा है उनके लिए मुश्किल है कि वो कहीं पे अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम करते हैं, शिकारियों के पीछे किसी इलाके में जाते हैं, तो जो शिकारी होते हैं उनके पास हेवी गाड़ियाँ होती हैं और जदीद उनके पास वेपन्स होते हैं, असला जदीद होता है, तो वो इनका मुकाबला जो है महकमे के मुलाजमीन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। गुजरामावाला में वाक़या पेश आया, शिकारियों की फायरिंग से जो है 2 महकमे के मुलाजमीन जो है वहाँ पे जान बहक हो गए इनके फायरिंग की वजह से।
तो बहुत सारे जगहों पे गैर कानूनी तौर पे जो शिकारी आते हैं उनके पास गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, उनके पास वेपन जदीद होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड जो लाइफ का महकमा है उनके पास ना तो गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, ना तो उनके पास जो है महकमा जो अमला होता है वो ट्रेंड होता है, ना ही उनके पास ऐसे वेपन्स होते हैं कि वो वहाँ पे अगर कहीं मुश्किल सूरत हाल में हो तो मुकाबला कर सके। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी कि यही चीज़ें हैं जिनको दिखाकर हम बाहर की दुनिया को अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं, इन्वेस्टर लेकर आ सकते हैं और इस तरह सयाहत को फ़रोग दे सकते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के नायाब परिंदे हैं, हमारे मुल्क में इस तरह के नायाब जानवर हैं, हमारे मुल्क में इस तरह की नायाब जो है चीज़ें मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तो बदकिस्मती से ये जो हमारे जानवर हैं, कौमी जानवर हैं, और इसी तरह हमारे जो जंगली जानवर हैं, इनको शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ के ये शिकार हैं। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाया जाए, महकमों को जो एक्टिव किया जाए, महकमों को जो है तरबियत दी जाए, जदीद तरबियत दी जाए कि किस तरह इनकी हिफाजत ज़रूरी है। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट को इन्होंने समरी भेजी है, उम्मीद है कि इस समरी पे अमल दरामद भी होगा, इनकी सिफारिशात को काबिल दरखोर इतना समझा जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। हमारे बलूचिस्तान के हवाले से स्टोरी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीर ज़िया लांगो साहब ने, जो वज़ीर दाखिला है हमारे बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की दुखती रग है। बलूचिस्तान में हमारे जो दुश्मन हैं वो बलूचिस्तान में नकब लगाने की, वहाँ के अमन व आशती को तबाह करने की और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटने की साजिश रचाते रहे हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने जो इंकशाफ किया है वो ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में 4 से 5 खुफिया एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक की वो सरगर्म अमल है, वो वहाँ पर मुतहरिक है। वो बलूचिस्तान के अमन को सपोताज करने की कोशिश करें, वो बलूचिस्तान के अमन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि इस बलूचिस्तान के अंदर ही रा जो थी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके कर्नल कुलभूषण यादव गिरफ्तार हो गए। भारत का जो हाजिर सर्विस कर्नल था, हाई रैंक का, जो इंटेलिजेंस की तारीख में इतने बड़े रैंक का ऑफिसर गिरफ्तार नहीं होते, वो रा का जो ऑफिसर था, भारतीय नेवी में पहले वो जॉब करता रहा था, वो गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन भारत बाज नहीं आया। अब वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बलूचिस्तान के अंदर भारतीय रा और इसी तरह हमारे पड़ोसी ममालिक की कुछ खुफिया एजेंसियाँ वहाँ पे मुतहरिक हैं, चूँकि बलूचिस्तान सीपेक के जो वो है नुक्ते इंतहा है, वहाँ से सीपेक गवादर वहाँ पे बन रहा है। तो उस हवाले से इसको जो आलमी ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। यहाँ पे एक जो है तब्दीली यहाँ से आएगी, माशी तब्दीली आएगी और बलूचिस्तान ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद होगा, पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। तो दुश्मन को ये नहीं बा रहा है, दुश्मन की तकलीफ़ काबिल फ़हम है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि ऐसी जो खुफिया एजेंसियाँ बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं, जो मुतहरिक हैं, उनकी कोशिश है कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बगावत पे उकसाए, उनको पहाड़ों पे भेजे। लेकिन उन्होंने पैगाम ये भी दिया दुश्मन के नाम कि दुश्मन अपने तमाम अज़ाइम में नाकाम होगा, तमाम अज़ाइम उसके खाक में मिल जाएंगे और बलूचिस्तान के लिए साल 2019 अमन का साल, आश्ती का साल, तरक्की का साल, आगे बढ़ने का साल और खुशहाली का साल साबित होगा। इंशाल्लाह दुश्मन की सारी साजिशें नाकाम होंगी, वो हर मैदान में नाकाम होगा और बलूचिस्तान में अमन व अमान के गुन गाए जाएंगे। बलूचिस्तान में फसलें ऐसी खिलखिला उठेंगे जो अमन और आश्ती की तरफ जाएंगे। बहुत खून बहा, बहुत कत्ल हुआ, बहुत महरूमियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो है दिल है। बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान सारा उससे मुस्तफ़ीद होगा। तो दुश्मन की सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा, वहाँ के लोगों को हुकूक मिलेंगे, उनकी महरूमियाँ दूर होंगी और दुश्मन नाकाम होगा। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। हमारे नौशहरा से ये स्टोरी है। 9 साल बच्ची नौशहरा में बदकिस्मती से उन्हें हवस का निशाना बनाया गया और उसके बाद ज़्यादती करके उन्हें कत्ल किया गया, उनको फेंका गया, उन्हें एक कब्रिस्तान, वीराना कब्रिस्तान में उनको फेंका गया। ये बच्ची जो थी कला महल्ला खातू खेल की बच्ची थी। 9 साल बच्ची मदरसा जाने के लिए घर से निकली और उनको दरिंदों ने, दरिंदा सिफत लोगों ने, ऐसे वहशियों ने उनको पकड़ा, उनको हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उनको कत्ल करके एक वीराने के कब्रिस्तान में उनको फेंका गया। उससे कुछ दिन पहले हवेलिया में इस तरह का एक वाक़या पेश आया, इसी तरह का एक दरिंदगी का वाक़या, हैवानियत का वाक़या, वहशत का वाक़या और इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया। और उससे पहले आपको याद होगा कि ज़ैनब का वाक़या हमारी कौम ने नहीं बोला है कि ज़ैनब को किस तरह ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं। इससे एक तो
हमारी जो आवाम है वो गुस्से में भी है, एक खौफ व हरास भी पाया जाता है बच्चों के हवाले से, जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं भी हैं, सब परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। अब हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे किरदारों को, ऐसे घिनौने किरदारों को, ऐसे दरंदों को, ऐसे जाबिर लोगों को, ऐसे ज़ालिमों को पकड़ के खाम्बों पे टंकाएँ, उनको इबरतनाक सज़ाएँ दे दें। ज़ैनब के कातिलों को सरेआम सज़ा नहीं दी गई। ऐसी कानून साज़ी होनी चाहिए थी कि उनकी सरेआम सज़ा दी जाती, सड़क के किसी खंबे पे, किसी चौक पे उनको लटकाया जाता, ताकि लोग इबरत पकड़ते। और कुरानी कानून के तहत भी कि ऐसे जो वाक़यात होते हैं उसमें इबरत पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सज़ा के वक़्त मोमिनीन की एक बहुत बड़ी जमात वहाँ पे हाज़िर हो। तो ऐसे वाक़यात होना इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। और उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी तक जो है नौशेरा की जो 9 साला बच्ची है, उनके जो कातिल हैं, उनके जो जिन्होंने रेप किया उनके साथ, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं और पुलिस वहाँ पे छापे मार रही है। और हमेशा हमारी पुलिस जो है ऐसे वाक़यात में नाकाम होती है। ऐसे वाक़यात में एक पहलू ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग मुलविस होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनासिर मुलविस होते हैं, बहुत सारे ऐसे किरदार मुलविस होते हैं। जैसे कसूर के वाक़े में हुआ कि उनके पीछे पॉलिटिशियन होते हैं, उनके पीछे सियासतदान होते हैं, उनके पीछे जागीरदार होते हैं, उनके पीछे बड़ी शख्सियात होती हैं और बड़े ग्रोह और माफियाज होते हैं। उनको बचाने के लिए बसा औक़ात पुलिस रिश्वत लेकर इन चीज़ों को दबा लेती है। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, और इसी तरह हमारे वज़ीर दाखिला साहब शेर यार अफरीदी साहब जो ज़्यादा एक्टिव है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए स्पेशल फोर्स तश्कील दिया जाए। इसके लिए कोई ऐसा महकमा बनाया जाए जिनकी अपनी इंटेलिजेंस बेसिस भी हों, और जो खुसूसी तौर पे ऐसे वाक़यात के चाइल्ड जो हुकूक है, बच्चों के जिस तरह के अगवा हो रहे हैं पाकिस्तान में बच्चे, और अगवा होकर कभी ईरान मुंतकिल हो रहे हैं, कभी किसी मुल्क में लेके जा रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, उनका ज़्यादती के साथ कत्ल हो रहे हैं। ये वाक़यात बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लाहौर से बच्चे अगवा हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से अगवा हो रहे हैं। तो उन बच्चों की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तरतीब दी जाए, और ऐसे जो दरंदे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको केफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ये कौम के बच्चे हैं, कौम का मुस्तकबल है, इसे इस तरह दरंदों के हाथों पे खिलवाड़ होता हुआ छोड़ा नहीं जा सकता। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद किया है। कुछ दिन पहले अफ़गान जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, उन्होंने तालिबान को पेशकश की थी मुज़ाकरात की, और उस पेशकश में उन्होंने अफ़गानिस्तान का 50% जो हुकूमत में हिस्सा देने की भी पेशकश की थी, और 10 जो है सूबों के उनको गवर्नरशिप देने की भी पेशकश की थी। लेकिन तालिबान ने उस पेशकश से माजरत कर ली, उस पेशकश को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और साथ में तालिबान ने यह भी ऐलान किया कि अगले महीने उनके मुज़ाकरात रियाज़ में हो रहे हैं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में अमेरिका के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे, जहाँ पाकिस्तान भी होगा और दीगर स्टेक होल्डर्स भी होंगे। तो साथ में अफ़गान तालिबान ने ये भी तमाम स्टेक होल्डर्स से गुजारिश की है कि हमारी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस तरह के जो भी मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान की ये ख्वाहिश है कि अफ़गान गवर्नमेंट के नुमाइंदे उन मुज़ाकरात में मौजूद नहीं होने चाहिए। ये तालिबान ने आज ऐलान किया, और इस ऐलान के साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो दुबई में मुज़ाकरात हो गए थे, मुत्तहिदा अरब इमारात में उनके मुज़ाकरात हो गए थे, उसके तसलसल को तालिबान आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान के पुरअमन मुस्तकबल के लिए वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। वो इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को। तो तालिबान ने रियाज़ में, दारुल हुकूमत रियाज़ में मुज़ाकरात की बात की है, और मुज़ाकरात की उन्होंने ऐलान भी किया है कि अगले महीने सऊदी अरब के शहर जो रियाज़ है दारुल हुकूमत, वहाँ पे उनके मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका के साथ और गौर होगा कि अमेरिका कब वहाँ से इनखला कर जाता है और तालिबान दोबारा जो है अफ़गानिस्तान में आते हैं। अब यहाँ देखना है कि अफ़गान गवर्नमेंट का क्या इस पर रद्द अमल होता है, क्या उनका रिएक्शन होता है। अफ़गान गवर्नमेंट चूँकि बहरहाल एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है, उसको आप कठपुतली भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अफ़गान गवर्नमेंट है। किसी न किसी हद तक हम कह सकते हैं उनका इंतखाब होकर वो वहाँ पर आ चुके हैं। तो अफ़गान गवर्नमेंट का क्या इस पर रद्दअमल होगा, अभी तक वो उनका रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन तालिबान ने जो है इन मुज़ाकरात में उनको शामिल करने से इनकार किया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश जो हमारा बदकिस्मती से इकहत्तर में, हाँ 71 से पहले हमारे साथ था, मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता, बाद में बांग्लादेश हुआ। वहाँ इंतखाबात हुए, वहाँ के इंतखाबात के हवाले से बड़ी गरम खबरें, वहाँ के इंतखाबात के हवाले से
कुछ नाखुशगवार किस्म की बातें। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से 71 में अलग हो गया और उसके बाद जो है बांग्लादेश कभी आगे नहीं बढ़ सका, तरक्की नहीं कर सका। बांग्लादेश जहाँ हमने छोड़ा था 71 में, अभी तक वहीं पे खड़ा है। बदनवानी है वहाँ पे, करप्शन है वहाँ पे, गुर्बत है, अफलास है, और बांग्लादेश जो है वो तरक्की नहीं कर सका। बांग्लादेश की जो लोग हैं वो बैरून मुल्क जब जाते हैं, बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं, उनकी इज्जत नहीं। बांग्लादेश जो है 16 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है, तो इन 16 करोड़ में से 10 करोड़ जो है इनके वोटर हैं। तो इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं, इलेक्शन जो हो रहे हैं बड़े अजीब किस्म के इलेक्शन बांग्लादेश में इस वक्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि बांग्लादेश की जो अवामी जो पार्टी है, मुजीबुर रहमान की जो बेटी थी हसीना वाजिद, उसकी हुकूमत थी, उनकी बेटी की हुकूमत थी हसीना वाजिद की, और अभी भी उनकी निगरानी में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उनके जो मुखालिफ थी खालिदा ज़िया, जो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ और हमसायों के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहती थी, वो इस वक्त जेल के अंदर है। और खालिदा ज़िया के लिए जो है इन्होंने उन्हें 2 केसों में उलझा के 17 साल की उन्हें सज़ा सुनाई है खालिदा ज़िया को। तो खालिदा ज़िया ना तो इलेक्शन लड़ सकती है, उनकी नेशनल पार्टी खालिदा ज़िया की है, वो ख़ुद खालिदा ज़िया जेल के अंदर है। बाहर जो है उनके 15,000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ़्तार हो चुके हैं। और इस इलेक्शन में इतनी घिनौनी धांधली हो गई है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे इलेक्शन बूथ के अंदर लोग घुस के वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने वोट डाले हैं, और इसी तरह हंगामे हुए हैं, लोग जो है शहीद हुए हैं या हम कह सकते हैं जान बाक हुए हैं। और इसी तरह इन इलेक्शंस में जो है हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों को बहुत टारगेट किया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, और फ़ौज उनकी जो थी वहाँ पे पुलिस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़दो-कोब किया। इसी तरह मीडिया को जो है इन इंतखाबात में बिल्कुल करीब आने नहीं दिया गया, नशरियात बंद कर दी गई, इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया, फेसबुक, ट्विटर, इन चीज़ों को बंद किया गया। एक माशाअल्लाह की कैफियत के साथ वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन ये जो हो रही है, बिल्कुल दुनिया के जो मुबस्सिरीन है, आलमी मुबस्सिरीन है, इस इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और याद रखें बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद है, उनका झुकाव, वाज़े झुकाव इंडिया की तरफ है, वो पाकिस्तान के हवाले से अच्छे ख्यालात नहीं रखती है। जो बांग्लादेश के बानी थे मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी है हसीना वाजिद, और पाकिस्तान के हवाले से वो उनके अच्छे जहन नहीं है। मोदी की उनको यार वहाँ पे समझा जाता है, मोदी के साथ उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जबकि खालिदा ज़िया थी, वो उनके हवाले से ये इल्ज़ाम भी बांग्लादेश ने लगाया कि पाकिस्तान की खालिदा ज़िया को सपोर्ट थी, पाकिस्तान जो है खालिदा ज़िया को कामयाब होता देखना चाहता था। लेकिन अंदर की बात यह है कि बांग्लादेश की जो अवाम है, अगर ये इंतखाबात शफ़ाफ़ होते तो ये जो हसीना वाजिद है वो कभी इक़्तिदार में नहीं आती। हसीना वाजिद ये तीसरी बार जो है वो इक़्तिदार के ख्वाब देख रही है, तीसरी बार वहाँ की वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही है। और हसीना वाजिद के लिए उनकी जो असम्बली है, वहाँ की उनकी पार्लियामान है, 300 जो नशिस्तें हैं, उन 300 में से 191 नशिस्तों में कामयाब होना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश में इंतखाबात होने के बाद किस तरह के हालात होते हैं, अपोजिशन जमातें इन इंतखाबात को कबूल करती है या नहीं करती। क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब बांग्लादेश में इंतखाबात हुए थे तो खालिदा ज़िया की जो नेशनल पार्टी थी, उन्होंने इंतखाबात का बाइकाट किया था, वो इंतखाबात में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये इंतखाबात जो है इसमें धांधली होगी, और जिस तरह के माहौल में वो इंतखाबात हो रहे थे उन्हें यकीन था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। अब एक दफ़ा फिर बांग्लादेश में जिस तरह की सूरत हाल है, इंतखाबात में जिस तरह के हालात जा रहे हैं, वो इंतहाई अजीब किस्म के हैं, और लोग पे सवालात उठा रहे, शफाफियत पे सवालात उठा रहे, मीडिया पे कदगन है। तो बांग्लादेश जो बहरहाल किसी दौर में पाकिस्तान का हिस्सा था, एक मुस्लिम मुल्क होने के हवाले से हमारी नेक ख्वाहिशात उस मुल्क के साथ हमेशा रहती है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश तरक्की करे, बांग्लादेश फले फूले, और बांग्लादेश भारत के तसल्लुत से, भारत के जबर से और भारत के असर से बाहर निकले, तरक्की करे। भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश तरक्की करे, भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश आगे बढ़े। तो हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि बांग्लादेश जो है आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं, कुछ अच्छी पेशगोइयाँ नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली स्टोरी है तेहरान में जो है मुजाहिरे फूट पड़े, तेहरान में लोग सड़कों पे निकले, तेहरान में शदीद किस्म का एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज के बुनियादी तौर पे ये एहतजाज तो पहले से हो रहा था। लोग महंगाई के ख़िलाफ़, लोग के जबर के ख़िलाफ़, लोग नाजायज़ फांसियों के ख़िलाफ़, लोग पानी के लिए, लोग इस्तिसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ सड़कों पे थे ही। लेकिन एक वाक़या हुआ, तेहरान की जो यूनिवर्सिटी थी, आज़ाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहाँ की एक बस को हादसा पेश आया।
रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें 10 तलबा जो है जान भाग हो गए। उनके जान भाग होने के बाद 10 तलबा जान भाग हो गए और तकरीबन 27 तलबा ज़ख्मी हुए थे। इस हादसे के बाद लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। चूँकि जो यूनिवर्सिटी थी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, आज़ाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बज़ाहिर उनको इस्लामिक का नाम दिया गया लेकिन सारा टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। तो ये हादसा जो बुनियादी तौर पे पेश आया बस को, वो वहाँ की जो बसें थी वो नाकारा हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट नाकारा हो चुकी थी। तलबा एक अरसे से एहतजाज कर रहे थे कि हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी बसें बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, लेकिन हुकूमत को प्रॉक्सी वार से, हुकूमत को यमन, शाम और इराक़ से फुर्सत नहीं थी कि वो अपने मुल्क पे तवज्जो दे दें, अपने मुल्क के मुस्तकबल पे, फ्यूचर पे, अपने तलबा पे तवज्जो दे दें। तो ये वाक़या पेश आया। तो अभी जो एहतजाज करने वाले हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ में जो उनके मुर्शिद आला सुप्रीम लीडर है उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वो सारे इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इसमें जो तलबा के लवाहिकीन थे उन्होंने अपने जो तलबा की लाशें उठा के एहतजाज किया है और साथ में अवाम का बहुत जम गफ़ीर, जैसे आप फुटेज में देख रहे हैं, ये वहाँ पे सख्त किस्म का एहतजाज हो रहा है। और इस एहतजाज में वो सारे मुतासरीन मिल रहे हैं जिनके अज़ीज़ व अकारिब जेलों में, वो सारे मुतासरीन मिल रहे हैं जिनके रिश्तेदारों को किसी तरह से उठाया गया, जबर के शिकार किया गया, जुल्म के शिकार उनको बनाया गया। तो इस वक्त तेहरान में जो एहतजाज हो रहे हैं, ख्याल ये किया जा रहा है ये एहतजाज जो है चूँकि सिर्फ तेहरान में नहीं हो रहे बल्कि पूरे मुल्क में हो रहे ये एहतजाज, तो ये एहतजाज मज़ीद फैलने के इम्कान है। ये एहतजाज जो है आगे बढ़ सकते हैं, ये एहतजाज अवामी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। चूँकि ईरान के हवाले से ईरान के जो अंदरूनी खलफशार है, ईरान की अंदर की जो सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तबे है, इंतहाई दिगरगू है। वहाँ पानी के इशूज़ हैं, वहाँ पे महंगाई के इशूज़ हैं, वहाँ पे लोगों को जो है रोज़गार मुयस्सर नहीं है, लोग नौकरियों से फ़ारिग किए गए, उनके इदारे बर्बाद हुए हैं, उनके बहुत सारे जो कंपनियाँ थी वो बंद हो चुकी है। उसके साथ मुस्तज़ाद ये कि आलमी तौर पे ईरान को जिस तरह की पाबंदियों का ईरान शिकार है अपनी पॉलिसियों की वजह से, उस वजह से भी कि ईरान की कौम में एक इज़्तिराब पाया जाता है। ये बाहर से किसी का इंजेक्ट किया नहीं हुआ है बल्कि ये उनके अंदर के जो है जो इज़्तिराब था वो खुल के सामने आ गया। अब वहाँ की कौम, ईरानी कौम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हमें शाम से कुछ लेना देना नहीं है, हमें यमन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इराक़ से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लुबनान और गज़ा से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा दर्द सर, हमारा मसला हमारा घर है। हमें हुकूक दें, हमें जो हमारे जो जायज़ हुकूक है, हमारा माल कहाँ जा रहा है। हमारे मुल्क में जिस तरह की करप्शन हो रही है, आप देखें जितने केसेस उठा के देखें ईरान में करप्शन के, आप पाकिस्तान की करप्शन को भूल जाएंगे, आप मियाँ नवाज शरीफ की करप्शन को भूल जाएंगे, आप जो है जरदारी के करप्शन को भूल जाएंगे। तो वहाँ तो बहुत बड़ी करप्शन, बड़े पैमाने पे ईरान में करप्शन हो रही है। तो लोग इस जो फसाद के ख़िलाफ़, इस अंदरूनी खलफशार के ख़िलाफ़, अंदरूनी इस बदइनवानी के ख़िलाफ़, इस सारे सिस्टम ने ईरानी कौम को जिस तरह के इज़्तिराब में मुब्तला किया, जिस तरह के दर्द में मुब्तला किया, वो एक लावा फट चुका है। वो अपने अंदर अपने सिस्टम को, अपने उस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं जिस निज़ाम ने ईरानी कौम के इना को ठेस पहुँचाया, जिस निज़ाम ने ईरानी कौम को मजबूर किया कि वो पुलू के नीचे, वो खंडरात में ज़िंदगी गुजारे। और उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, कब्रिस्तान के जैसी जगहों पे वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। पूरा बलूचिस्तान, पूरा अहवाज़ जो उनका सूबा बलूचिस्तान है, अहवाज़ है, इस तरह के दीगर जो शहर है और अरब पे उनके इलाके हैं, अरब नस्ल वहाँ पे रह रही, उनके हुकूक वहाँ पे गस्ब किए गए। और इसी तरह तेहरान उनके दारुल हुकूमत में हर तरह के मुजाहिरे हो रहे हैं। वहाँ पे उनके जो यूनियंस हैं, ट्रक यूनियंस का एहतजाज हो रहा है, इसी तरह उनके जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के एहतजाज हो रहे हैं, इसी तरह कभी उनकी कंपनियां एहतजाज कर रही है और हुकूमत उनको दबाने के लिए जो एहतजाज करने वाले कभी गिरफ्तारियां कर रही हैं उनको, कभी उनको सज़ाएं दे रही है, कभी उनको एंटी जो है ईरान उनको कहा जाता है, कभी उनको ये कहा जा रहा है कि इनको बाहर के लोग उकसा रहे हैं। तो बात यह है बुनियादी तौर पे कि ईरान अपने अंदर के जो इज़्तिराब है, अपने अंदर के जो मामलात हैं, अपने अंदर के जो मसाइल हैं, उसको सुलझाने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो तेहरान यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है उसने मज़ीद लोगों को इश्तियाल दिलाया, उसने मज़ीद लोगों को मुश्ताइल किया है, उसने मज़ीद लोगों को इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया है कि इस निज़ाम के ज़ेर असर, इस निज़ाम के जबर के साए में, इस इस्तिबदाद के साए में कब तक रहेंगे। सो आप
देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह वो नारे भी लगा रहे हैं, किस तरह वो गम और गुस्सा उनके चेहरों से आया है, किस तरह वो निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। तो ईरान में एक तहरीक शुरू हो गई और हमारे हमसाए में ये सब कुछ हो रहा है। तो हम ईरान के हवाले से हमेशा पाकिस्तान ने अच्छा सोचा है, अगरचे ईरान ने हमारे साथ हमेशा हमारे ख़िलाफ़ जो ब्लॉक था उसमें रहा है, इंडिया के साथ तो यारियाँ उन्होंने निभाई हैं, कुलभूषण जैसे दहशतगर्दों को हमारे मुल्क में भेजा रहा। इस तरह के सारे करने के बाद भी हमारे हुकूमत ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते, एक ज़िम्मेदार पड़ोसी होने के नाते, हमसाया होने के नाते पाकिस्तान ने हमेशा शराफत से काम लिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे राय रखे। तो ईरानी कौम बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी कौम का ईरानी कौम से कोई इख्तलाफ नहीं है। कौमें जो है किसी भी इख्तलाफ हुकूमती सतह पे होते हैं, हम उनके लिए अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें, हम चाहते हैं ईरान जो है उनके अंदर भी जो करप्ट लोग हैं वो अदालतों में उनको घसीटा जाए, जिस तरह हमारे मुल्क में घसीटे जाएँ, उनके अवाम को भी इंसाफ मिले। ये ईरान के साथ, ईरानी कौम के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मौजू है हमारा जो हमसाया है दूसरा भारत। यूँ तो भारत में जो उनकी मूवीज़ हैं बॉलीवुड, वो अपनी मूवीज़ के ज़रिए अपने चेहरे को रोशन बना के पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में भारत का चेहरा इंतहाई बदनुमा है, भारत का चेहरा इंतहाई दागदार है, भारत का चेहरा इंतहाई जो है दिखाने के काबिल नहीं है। उनको जो है कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस अगर उनको पेंटिंग शेंटिंग करके दुनिया को दिखा के मुकाबले हुस्न में ला रहा है, लेकिन उनके अंदर की जो तस्वीर है, उनके समाज की, उनके माशरे की, उनकी सोसाइटी की जो तस्वीर है, इंतहाई कभी तस्वीर है, इंतहाई अजब तस्वीर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो स्टोरी में ब्रेक करने जा रहा हूँ, जो स्टोरी है कि भारत की रियासत आसाम में लोग जो है चूहे खा रहे हैं। वहाँ पे एक बाज़ार है रियासत आसाम में जिसे चूहा बाज़ार कहा जाता है। ये स्टोरी बेसिकली शुरू होती है वहाँ से कि वहाँ जो रियासत आसाम है उसके गांव में चूहों ने जो है फसलें बर्बाद की, फसलें खानी शुरू कर दी। फसलें बर्बाद की तो लोगों ने बैठक की मशवरा किया कि इन चूहों का हल क्या निकाला जाए। तो उनके जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने मशवरा ये दिया कि इन चूहों का हल यही है कि चूहे पकड़ पकड़ के मार्केट में ये ट्रेंड चलाया जाए, इसको खाया जाए। सो उसके बाद ये चूहे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। चूहों से उन्होंने ख़तरनाक किस्म का इंतकाम लेने का फ़ैसला किया। सो जो है चूहों के खिलाफ एक्शन उन्होंने ये किया कि चूहे पकड़ पकड़ के मार्केट में लाते थे। अब मार्केट में उस आसाम बाज़ार में, चूहा बाज़ार में चूहे जो बिकते हैं वो पाकिस्तानी 200 रुपये में 1 किलो चूहा वहाँ पे बिकता है, और वो मुर्गियों से महंगा वहाँ पे बिकता है चूहा। लोग मुर्गी को छोड़ के, फ़िश को छोड़ के दूर दूर से जाके वहाँ पे भारतीय चूहे खाते हैं चूहा मार्केट में। अब वहाँ पे ये है कि चूहा किस तरह मार्केट में आता है, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ के लोग जो है रात को जाते हैं खेतों में और चूहे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पास शिकंजे होते हैं, बांस के डंडे होते हैं, तो हर आदमी 10 से 20 किलो चूहे रोज़ाना पकड़ता है और मार्केट में लेकर आता है। मार्केट में चूहों के मुख्तलिफ़ किस्म के सालन बनाए जाते हैं, चूहों को बारबेक्यू किया जाता है, इसी तरह चूहों के जो है मुख्तलिफ़ डिशें बनाई जाती हैं और बड़े शौक़ से हमारे जो हमसाए हैं वो उन चूहों को खाते हैं। इस तरह जो वो चूहों के हवाले से अब वो सोच रहे हैं जो चूहे वहाँ पे हैं उनको जो है, एक ये बात भी आपको बताते चलूँ कि चूहा जो है भारतीयों के नज़दीक मुक़द्दस है। आपको यकीन नहीं आएगा कि उनके जो खुदाओं की लिस्ट है, भारतीयों के, हिंदू के खुदाओं की लिस्ट है, उसमें ये चूहा भी जाके कहीं पे सांप के बाद चूहा भी जाके वो मुक़द्दस वो बन जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये उनके माबूद हैं, चूहा भी, बंदर उनका माबूद है, चूहा है, सांप इनके माबूद हैं। लेकिन गाय के खाने पे पाबंदी है, गाय नहीं खा सकते हैं। गाय जो अच्छा गोश्त है पूरी दुनिया में उसको खाया जा रहा है, पूरी दुनिया खा रही है हिंदुस्तानियों के अलावा, लेकिन उस पर पाबंदी है गाय के खाने पे। चूहों के खाने पे पाबंदी नहीं है, दोनों उनके माबूद हैं, दोनों उनके खुदा हैं, दोनों की वो परस्तिश करते हैं। लेकिन चूहे वो लोग खा रहे हैं, गाय खाना नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गायें मुसलमान काट रहे हैं, मुसलमान खा रहे हैं, उस ज़िद में गाय को खाना नहीं दिया जा रहा है। और चूहों के खाने पे बिल्कुल आज़ादी है, बड़े शौक़ से चूहे ख़रीद के उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें बनवा के खा रहे हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान के जो मंदिरों में दूध के बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं और उन दूध के बर्तनों के अंदर आके चूहे जो है वो डुबकियाँ ले रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं। और आम जो गरीब आदमी है, उस मंदिर के बाहर बैठने वाला जो फ़कीर है, मलंग है, उस बेचारे को वो दूध का प्याला देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंदर ले जाके जो है मंदिर के जो चूहे जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे बर्तनों में वो दूध उंडेला जाता है,
चूहों को तो दूध पिलाया जाता है क्योंकि चूहा उनके नज़दीक, भारतीयों के नज़दीक चूहे का ज़्यादा एहतराम है, चूहा ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, चूहे का ज़्यादा तकद्दुस है बहसियत एक इंसान के। हम एक ऐसे हमसाये से हमारा वास्ता पड़ा है, एक ऐसा हमसाया हमारे साथ है, एक ऐसा पड़ोसी हमारे पास है जो इस तरह की सोच रखता है, जिसके अफकार इस तरह के, जिसके मामलात इस तरह के, जिनका बुद-ओ-बाश इस तरह का है, जिनका उठना बैठना, जिनके खाने पीने, जिनकी पसंद नापसंद, जिनकी डिशें ऐसी हैं। चूहाखोर मखलूक हमारे हमसाये में रहती है और वो हमेशा फ़ख्र के साथ कहती है कि ग्रेटर भारत, जो फ़ख्र के साथ कहती है महान भारत, जो फ़ख्र के साथ ये कहती है कि जी भारत जो है 100 करोड़ उसका देश है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप अपने मुल्क में कर रहे हैं। आसाम में, पाकिस्तान में अगर इस तरह का एक आध वाक़या हो जाता है, गधे खाने का वाक़या हो गया, लोग लाइल्मी में उन्होंने खाया, उसके बाद हर पाकिस्तानी जहाँ पे होटल में जाके गोश्त खाता है उससे पहले तहकीक करता है, उस सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं गधे का गोश्त तो नहीं खा रहा हूँ। हमारे यहाँ जुर्म करते हुए कुछ लोगों ने किया, लेकिन आपके यहाँ ये पसंदीदा मशगला है। और तो और वहाँ पे जो इलाके के पुलिस हेड थे, डीसी साहब थे, वो भी वहाँ पे चूहे खाने के लिए पहुँच गए और उन्होंने तारीफ़ की आसाम की उस रियासत में, जहाँ पे तारीफ़ की कि चूहों का जो है खाने का बड़ा अच्छा जायका है। तो हमारा जो पाला पड़ा है, हमारा जो जिसके साथ हमेशा क्लेश होता रहता है, वो एक ऐसा हमसाया है जो इस तरह की सोच रखता है, जो इस तरह के जिसके अप्रोच है, इस तरह के उनके खाने हैं, और वो कश्मीर को दबा के बैठा हुआ है। वो भारत के 22 करोड़ मुसलमानों को दबा के बैठा हुआ, उनके हुकूक को दबा के बैठा हुआ है। और ऐसे हमसाये के बारे में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को ये चेहरा दिखाए। अपने मुल्क के बारे में बहुत सारी मनफी चीज़ें हम दिखाते हैं, लेकिन भारत का जो असली चेहरा है, जिसको वो मेकअप करके, जिसको जो है किसी खान के ज़रिए, शाहरुख खान, आमिर खान के ज़रिए दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा ये चेहरा है भारत का, वो चेहरा, वो 4 खान तो हमारे इधर से गए हुए, वो चेहरा भारत का नहीं है। और जो मेकअप करके जो है 2-2 किलो का मेकअप चढ़ाया हुआ जो ख़वातीन वो दिखा रहे होते हैं, वो भारत का हुस्न नहीं है। भारत का असल चेहरा आसाम में है। ये वही आसाम है जहाँ पे अलहदगी की तहरीक चल रही है। 27 साल से ज़्यादा हो गया आसाम में अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है, और वो भारत से अलहदा होना चाह रहे हैं। और इसी तरह खालिस्तान में तहरीक चल रही है। तो दुनिया को दिखाना है, जो भारत नारे लगा रहा है और पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो उनके सनी देओल की फ़िल्मों में पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात कर रहा है, उस भारत का असल चेहरा ये है, उस भारत के असल पहचान ये है। उस भारत को दुनिया के, पाकिस्तान के खाने तो पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान की डिशें तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी डिशें चोरी करके भारत पूरी दुनिया में दिखा रहा है कि हमारी डिशें, हमें हमारे सफारतकार, हमारे जो बाहर मुल्कों में बैठे हैं, वो दिखाएं भारत का ये चेहरा है कि भारत की असल डिशें तो चूहा डिश है, बारबेक्यू उनका चूहा बारबेक्यू है। इस तरह की चीज़ें दिखाया कि भारत तो ये खा रहे हैं, और उनका जो मीट आता है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, उनके जो कीमा आता है भारत से, उसमें भी यही बंदर, चूहे, इस तरह की चीज़ें मिला के दुनिया को बाहर बेच देते हैं। तो भारत, हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को, स्टोरी को हमने इसलिए शामिल किया कि हमारा जो दुश्मन देश से, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है, जो पाकिस्तान के वजूद को कभी एक लम्हे के लिए जिसने बर्दाश्त नहीं किया, जो कश्मीर में आए रोज़ कत्ल आम कर रहा है, जो हमारी सरहदों पे जंग छेड़ के बैठा है, जो हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहा है कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कह रहा है दहशतगर्द मुल्क है, और वो वहाँ पे दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, चूहे काट काट के खा रहे हैं और चूहे पकड़ रहे हैं, उनका ये सबसे पसंदीदा मशगला है। तो भारत को ये आईना दिखाना दुनिया के सामने, दुनिया के हर उस स्टेज में, कि ये इनकी औकात है, ये इनका चेहरा है, ये इनकी पहचान है, ये इनकी शिनाख्त है, ये इनका मशगला है, ये इनका धंधा है, ये इनका कल्चर है, ये दुनिया को दिखाए। और साथ में इस पॉइंट को भी उजागर करने की ज़रूरत है, इस पॉइंट को, कि जो माबूद उनके चूहा साहब हैं, उनको तो जो है वो काट के खा रहे हैं, उसके मुख्तलिफ बूटियाँ बना के मुख्तलिफ डिशें बना रहे हैं, मुख्तलिफ उसके पकवान पक रहे हैं, लेकिन जो गायें हैं उनके, वो भी माबूद है, उसको काटने से मुसलमान के लिए मना कर रहे हैं। और उसके काटने पे जो है नसीरुद्दीन शाह, जो एक मुसलमान है, उसने बात की थी कि हिंदुस्तान में गायें जो है वो ज़्यादा मोहतरम है, मुक़द्दस है एक इंसान से। उस बेचारे को आड़े हाथों लिया गया, उसको पाकिस्तान की टिकट कटवाने की बात की, उसको पाकिस्तान जाने के मशवरे दिए गए, लेकिन ख़ुद उनकी सूरत हाल ये है कि एक तरफ माबूदों के अपने जो माबूदान हैं उनके दरमियान भी वो फ़र्क कर रहे हैं। तो कल से ये हमारे हमसाये जो है वो अगर काट के बंदर खाना शुरू कर दें तो ये तो उससे भी बड़ी बात हो जाएगी। तो एक ऐसा हमसाया जो हमारे
जिनका टोटल उनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ वो हर टॉक शो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उनका मीडिया की तोपें जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा लगी रहती है, पाकिस्तान का इमेज को जो है एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे, एक फेल्ड स्टेट के तौर पे वो पेश कर रहा है। उसके अंदर सूरत हाल ये है कि वो चूहे खा रहे हैं, उनके अंदर की सूरत हाल ये है, इतनी घिनौनी सूरत हाल है, उनकी शक्लों से ऐसे लग रहा होता है, उनकी वो शलवारों के उनके साइज़ से ऐसे लग रहा होता है कि ये सारे जो है चूहों को खाते रहे। तो इंतहाई अजीब स्टोरी है ये। स्टोरी पे मैं इसलिए बात लंबी कर रहा हूँ कि ये भारत, उनके सबसे जो फेमस चैनल है आप उठा के देखें, उनमें कहीं पे अर्नब गोस्वामी बैठ के, कहीं पे और लोग बैठ के पाकिस्तान के हवाले से मनफी चीज़ें पेश कर रहे होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, पाकिस्तानियों की जो नफासत है, पाकिस्तानियों की जो सफाई सुथराई है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियों के चेहरों से लग रहा होता है कि वो कितने, उनके खाने, उनके कल्चर कितना रिच है, कितना खूबसूरत कल्चर है, कितने उनके अच्छे खाने, कितनी पाकिज़गी है, कितनी सफाई है। एक तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि किस तरह खानों में पाकिज़गी रखना है, तहारत रखना है, और पाक साफ़ चीज़ों को खाने को हुक्म हमारा दिन हमें देता है। तो सो पाकिस्तान में ये खूबसूरती आपको नज़र आएगी कि एक सफाई है, सुथराई है, हमारे खानों में सफाई सुथराई है हमारे, और इसी तरह पाक साफ़ चीज़ें खाने का हमें हुक्म है। हमारा कुरान, हमारी किताबें आसमानी जो हमारी वो है, वो इस चीज़ पे भरी पड़ी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि हम हाथ धो के खाने खाएँ, हम खाना जब खाते हैं अपने सामने से खाएँ, हराम का न खाएँ। और ये हमारे हमसाए में ये सब कुछ हो रहा है, तो हम अपना जो खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, वो दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी खाने इस तरह के हैं, पाकिस्तानी जो है डिशें इस तरह की है, पाकिस्तान जो है इतनी सफाई सुथराई हम पसंद करते हैं, और इतने हम वो रखते हैं। हमारे आप देखें कितनी सर्विस हुई है, उनको उठा के देखें कि जो खाने हमारे जिस तरह के पकते हैं, जिसमें आप हाथ धो के जो है आप खाते हैं, उसमें सर्वे हुए कितनी सारी बीमारियों से इंसान बचा जाता है। तो सो हमारा हमसाया है, उसको हम ये कहना चाहेंगे कि चूहे खा के आप, चूहों से आप सेहत बना के, चूहों से अपनी बाड़ी बना के, आपके फ़ौजी एक तरफ मर रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, कम से कम उधर खाने से वो चूहे बेचारे उनको बॉर्डरों पे भेज दो, वो चूहे खाते रहेंगे और उनका दिल भी फिर वो चूहों का दिल होगा। तो ये इंडिया की स्टोरी थी भारत के आसाम में, जहाँ पे चूहा, 1 किलो चूहा जो है 200 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। लोग शौक़ से चूहे खा रहे हैं, और रोज़ाना हर आदमी खेतों में जाकर रात को उनका मशगला यही है वहाँ पे कि चूहे पकड़ना है। 10 से 20 किलो चूहे वहाँ पे पकड़े जाते हैं। तो भारत का ये चेहरा, भारत की ये तस्वीर दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी थी और बहुत ज़रूरी है। तो आज की स्टोरियाँ यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने 9 स्टोरियों पे बात की। एक तो कराची पे हमने बात की कि लड्डू बेचने वाला नाबीना शख्स के नाम जाली अकाउंट, 2.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। इस पे हमने बात की कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, इदारों को क्या करना चाहिए, गरीब आदमी के ख़िलाफ़ ये क्या हो रहा है। इसी तरह हमने असगर खान केस पे बात की कि उनके बंद करने की जिस तरह FIR ने सिफारिश की है, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया हो गया, इस तरह क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर बात की। इस तरह गैर कानूनी शिकार की बढ़ती शरह और पाकिस्तान में नायाब होते जो है जंगली हयात, उस पर हमने बात की, उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है, इस पर भी हमने बात की। इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किस तरह सरगर्म है, किस तरह वहाँ के अमन को सपोर्टाज करने की कोशिश कर रही हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर हमने इस पर भी बात की। अगले उस मौजू पे हमने बात की नौशहरा में जो 9 साला बच्ची के साथ जो ज़्यादती हो गई, और इसी तरह बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात पेश आते हैं, इनका इंसदाद कैसे होगा, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने रोशनी डाली। अफ़गान तालिबान का काबुल मुज़ाकरात पेशकश मुस्तरद और रियाज़ में मुज़ाकरात का जो है ऐलान, इस पर हमने बात की। और इस पर वो चीज़ें भी हमने जिक्र की कि अफ़गान तालिबान क्यों जो है वो अफ़गान हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद किया उन्होंने, और क्यों जो है वो वहाँ पे रियाज़ में मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। इस तरह बांग्लादेश में इंतखाबात जो हो रहे हैं, आज उन इंतखाबात पे बात की। वहाँ पे जो धांधली हो रही है, जिस तरह वहाँ पे कत्ल हो रहा है, जिस तरह वहाँ शफाफियत पे सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर भी हमने बात की। ईरान पे हमने बात की कि ईरान में जो मुजाहिरे फूट पड़े हैं, ईरान की आज़ाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, और उसके बाद जो मुजाहिरे फूट पड़े वो ईरान को कहाँ लेके जाएंगे, उस पर भी हमने बात की। और आखिर में हमने भारत के आसाम में जो हमारे दिलचस्प स्टोरियों का सिलसिला था, वो हमने भारत के आसाम में जाके वहाँ से स्टोरी पेश की कि किस तरह भारतीय रियासत आसाम में
लोग जो है चूहे खाते हैं और बड़े पसंदीदगी के साथ खा रहे हैं, बड़े शौक़ से वो चूहे खा रहे हैं, उस पर भी हमने बात की। तो आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए फिरदौस जमाल को। अल्लाह हाफ़िज़।